आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। तो पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। और आज हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। और पॉलिटी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो पॉलिटी में पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं शासन। भारतीय संविधान एवं शासन पढ़ेंगे। और देखिए हम PT 365 चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था का परिचय जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान क्या है। तो क्या देखेंगे कि संविधान क्या है, संविधान क्या है। तो यह सब जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से संविधान क्या है और संविधान के क्या कार्य हैं, संविधान के क्या क्या कार्य हैं, और संविधानवाद क्या है, और संविधान के कार्य क्या हैं। और फिर हम इसके तत्पश्चात भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ने, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम संविधान क्या है और संविधान के कार्य और संविधानवाद क्या है, यह सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो संविधान क्या है? तो संविधान विशिष्ट कानूनी वैधता वाला एक विधिक दस्तावेज है। तो क्या है संविधान? कानूनी वैधता वाला एक विधिक दस्तावेज है। इसमें राज्य के मूलभूत संस्थानों की स्थापना का ढांचा निहित होता है। यह विभिन्न संस्थानों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। इसके साथ ही यह विभिन्न संस्थानों की संरचना, संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं उनके प्रमुख जनादेश को भी निर्धारित करता है। वस्तुतः यह विभिन्न संगठनों, अंतर संबंधों को परिभाषित करता है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों और राज्य के मध्य संबंधों का संचालन करता है। तो संविधान हमें बताता है कि राज्य और नागरिक के बीच में क्या क्या संबंध हैं और किस प्रकार से सरकार और सभी किस प्रकार से व्यक्तियों को किस प्रकार से सत्ता का संचालन किया जाना चाहिए, यह भी संविधान हमें बताने, समझाने का प्रयास करता है। और किस प्रकार से देश का शासन चलाया जाना चाहिए। संक्षेप में यह किसी राष्ट्र की नियम पुस्तिका है और जो उस समाज और उसके कानूनों को नियंत्रित करती है। तो याद रखना है कि यह एक कार्य पुस्तिका है जो कानूनों का निर्माण करती है और उस कानून के अनुसार शासन चलाने की आगे देश में कार्य करती है। संविधान राज्य के शासकीय निकायों द्वारा अनुसरण किए जाने वाली नीतियों को भी दर्शाता है। तो संविधान क्या है? संविधान राज्य के शासकीय निकायों द्वारा अनुसरण किए जाने वाली नीतियों को भी दर्शाता है। तो यह याद रखेंगे, तो यह याद रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, तो आपको याद रखना है भारत क्या है। तो भारत एक लोकतंत्र है। चूंकि भारत एक लोकतंत्र है इसलिए अतः संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। और संविधान के ही आधार पर व्यक्ति को मूल अधिकार जो भारत के हर एक नागरिक और कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी मिले, उन सब की मूल अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी कौन प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान प्रदान करता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से मूलभूत सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। और यह भी याद रखना है कि संविधान का कार्य ये भी है। और अब देखेंगे, हम पढ़ेंगे संविधान के क्या क्या कार्य हैं, यह सब पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए संविधान के क्या कार्य हैं। तो संविधान के कार्य हैं, संविधान लिखित है। संविधान के क्या कार्य हैं? तो देखिए संविधान लिखित एवं अलिखित महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्ता होती है। इसके अनेक प्रकार होते हैं। इसके क्या होते हैं? तो इसके अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो क्या है? विचारधारा की अभिव्यक्ति। तो यह विचारधारा की जो अभिव्यक्ति या किसी राष्ट्र राज्य के दर्शन एवं विचारधारा को दर्शाता है। तो याद रखना है यह किसको दर्शाता है? तो विचारधारा को दर्शाता है। और मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति, विचारधारा की अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने विचार के अनुसार भाषण देने की स्वतंत्रता और किसी अन्य कार्य करने की भी स्वतंत्रता संविधान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और मूलभूत कानून बनाने की अभिव्यक्ति। और संविधान मूलभूत कानूनों को प्रदर्शित करता है तथा इन कानूनों को एक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्यतः संशोधित एवं परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। कुछ विशेष कानून भी होते हैं जो नागरिकों के अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण स्वरूप अभिव्यक्ति, धर्म, सम्मेलन, प्रेस क्या होता है? तो मीडिया आदि की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी हमें संविधान प्रदान करता है। तो देखिए किस प्रकार से, अब देखिए इसका संगठनात्मक क्या कार्य है। तो संगठनात्मक ढांचा क्या है संविधान का? तो संगठनात्मक ढांचा क्या है? यह सरकार के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है। कौन संविधान? यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य, उनको अंतर संबंधों और उनके अधिकारों पर प्रतिबंध को भी परिभाषित करता है। आप लोगों को याद रखना है कि जो संविधान है यह अंतर संबंधों और अधिकारों पर प्रतिबंध को परिभाषित करता है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा विधायिका के क्या क्या कार्य हैं, यह सब बताने का भी कार्य संविधान करता है। संविधान का संगठनात्मक ढांचा और सरकार के किस स्तर पर सरकार को कार्य करना चाहिए, यह भी संविधान तय करता है। तो सरकार के स्तर देखिए क्या क्या हैं। तो सरकार के स्तर संविधान सामान्यतः सरकार के विभिन्न
घटकों के स्तरों को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर यह संविधान द्वारा निरूपित किया जाता है कि वह संघीय है या परिसंघीय है, या एकात्मक है। यह राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को भी निरूपित करता है। भारत में तो एक स्थानीय सरकार की शक्तियों को भी निरूपित करता है। उदाहरण, सोवियत संविधान में मुख्यतः विचारधारा की अभिव्यक्ति थी, उसमें संगठनात्मक ढांचे की अभिव्यक्ति कम थी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान तत्कालीन सरकार के दर्शन की अभिव्यक्ति की तुलना में सरकारी संगठन एवं शासन पद्धति की अभिव्यक्ति अधिक है। तो संविधान यह भी बताता है कि किस प्रकार से एक संघीय और परिसंघीय और एकात्मक सरकार को किस प्रकार से अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, तो यह भी प्रदान करता है। और देखिए, आप लोगों को याद रखना है और इसका उदाहरण भी हमने सोवियत संविधान की मुख्यतः विचारधारा की अभिव्यक्ति को पढ़ लिया है। अब देखिए संविधानवाद क्या है, तो क्या पढ़ेंगे संविधानवाद क्या है। सर्वप्रथम हमें संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर समझाने की कोशिश की गई। तो क्या की गई, तो संविधान और संविधानवाद के मध्य क्या अंतर है, इनको समझाने का प्रयास किया गया। तो देखिए संविधानवाद क्या है, हमें संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर समझने की आवश्यकता है। राज्य सत्ता में निहित बाध्यकारी शक्तियों का शासकों द्वारा मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो संविधानवाद यह है कि एक जो न्यायपालिका है वह संविधान का संरक्षण करती है तथा वह विभिन्न प्रकार के जो राज्य में सरकार बनती है उस पर बाध्यकारी शक्तियाँ आरोपित करती है। और संविधान का निर्माण राज्य सत्ता के विरुद्ध एक सुरक्षा तंत्र के रूप में किया जाता है। इस व्यवस्था में जो लिखित सामान्यता या अलिखित संविधान के माध्यम से सरकारों या शासकों को क्षेत्राधिकार के भीतर रहने को संविधान कहा जाता है। तो हमने संविधानवाद पढ़ लिया है कि संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद क्या है यह भी हमने पढ़ लिया है। और अब देखिए हम पढ़ेंगे संविधानवाद से क्या तात्पर्य है। तो संविधानवाद से तात्पर्य यह है, संविधानवाद का तात्पर्य राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग सीमाओं, निर्बंधों, नियंत्रण और नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। संविधानवाद की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश एवं अधिनायकवादी प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से संविधानवाद का तात्पर्य यह है, जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करता है तथा सीमाओं, निर्बंधन और नियंत्रण और नियमों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। संविधानवाद की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश एवं अधिनायक प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए केसी वेयर और डब्ल्यू सी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद का क्या अर्थ है। बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री रहे हैं केसी वेयर और डब्ल्यू जी एंड्रयूज। इन्होंने संविधानवाद को किस दृष्टि से देखा है यह सब जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, तो केसी वेयर और डब्ल्यू एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद का क्या अर्थ है। तो संविधानवाद का अर्थ पढ़ेंगे शक्तियों का विभाजन। संविधान में क्या है, तो संविधान शक्तियों का विभाजन करता है, ना कि शक्तियों का केंद्रीकरण करता है। एक विशेष व्यक्ति के हाथों में ना देकर जितनी भी संवैधानिक शक्तियाँ हैं उनका विभाजन अलग अलग माध्यम से, हर शक्ति का विभाजन कौन करता है, तो संविधान करता है। और समाज में बहुमत हितों की स्वीकृत करता है। अधिनायकवादी तानाशाही नेतृत्व की अनुपस्थिति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण करता है। और देखिए कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार शक्तियों का विभाजन संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जो यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन संविधान करता है। संविधानवाद राजशाही या गणराज्य, अभिजात्य वर्गीय राज्य या लोकतंत्र में विद्यमान हो सकता है यदि वहाँ शक्तियों का विभाजन प्राप्त है। तो देखिए हमने पढ़ लिया है। और अब देखिए भारत में किस प्रकार से संविधानवाद कार्य करता है, तो इस पर जानने समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से भारत में संविधानवाद कार्य करता है। संविधानवाद भारतीय संविधान में भी विद्यमान है, जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले संविधानवाद की विशेषता है लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है, तो लिखित संविधान है। और भारत देश में संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ संविधानवाद की मुख्य विशेषता और विधि का शासन है, कानून यानी कि संविधान का शासन है। और भारत में संविधानवाद के अंतर्गत जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तथा शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं संतुलन संविधान के द्वारा किया गया। और भारत का संविधान लचीला एवं अपरिवर्तनीय आधारभूत ढांचा है और सरकार का संघीय स्वरूप है और स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा करता है। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, यह सब हम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान भी भारत का है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाली लक्षण एवं विशेष बातें होती हैं। भारतीय संविधान इन्हीं विशिष्ट लक्षणों के माध्यम से विभिन्न वैचारिक नियम और मूल्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये सब विशिष्ट लक्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक मूल्यों से प्रेरित रहे, जो भारतीय संविधान की सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
तो देखिए अब हम लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान कौन सा है? तो भारत का है। आप लोगों को याद रखना है कि सबसे लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान कहाँ का है? तो भारत का लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। तो क्या याद रखना, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके साथ यह विश्व के सभी देशों के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत है। और मूल संविधान जब संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं, जिनमें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कई परिवर्तन किए गए हैं। अप्रैल 2017 में इसमें 25 भाग 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद थे। 1950 में अधिनियमित होने के पश्चात संविधान संशोधन हेतु 123 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं तथा 101वां संविधान संशोधन पारित किए गए हैं। इस समय भारतीय संविधान में 2023 में 105 संविधान संशोधन किए गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे अन्य संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अन्य संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हालांकि अनुच्छेद 395, तो देखिए संविधान इतना विस्तृत है, इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं। तो हालांकि संविधान अनुच्छेद 395 संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, परंतु अप्रैल 2000 अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए अनुच्छेद मूल संविधान से संबंधित भाग से सम्मिलित कर दिए गए हैं। दिए गए अनुच्छेदों के मूल क्रम को उलट पलट नहीं करने के उद्देश्य से नए अनुच्छेद अल्फा क्यूमेरिक सूची के अनुसार सम्मिलित किए गए। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या सम्मिलित किया गया? तो 21A में अधिकार दिया गया शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए संविधान के विस्तृत होने के पीछे विभिन्न कारक कौन कौन से जिम्मेदार हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारक कौन कौन? तो सबसे प्रमुख कारकों में से सब यह है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोत और विश्व के बहुत से अन्य संविधानों के उपबंध ग्रहण किए। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय जितने भी संविधान निर्माता थे उन्होंने अन्य देशों से विभिन्न प्रकार की जो भी अच्छी आदतें थी उनको ग्रहण करने का प्रयास किया। जैसे संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक विवरण से संबंधित विषयों पर प्रावधान निर्माण हेतु भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुसरण किया गया तथा उसकी कई विशेषताओं को बनाए रखा। दूसरा, संविधान से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के लिए प्रावधान निर्मित करना आवश्यक था, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों हेतु विभिन्न प्रावधानों का होना। तीसरा, केंद्र राज्य संबंधों में उनके प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय संबंधों एवं अन्य गतिविधियों के संबंध महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। तो अब हम यह पढ़ लिया कि किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। और देखिए अब हम पढ़ेंगे नम्यता एवं अनम्यता एवं का समन्वय। किस प्रकार से संविधान अत्यधिक नम्रता और अनम्यता का समन्वय करता है। भारतीय संविधान विशुद्ध रूप से या तो कठोर या अनम्य, तो भारतीय संविधान में कठोर या अनम्य है, ना ही नम्य एवं लचीला है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय संविधान ना ही अत्यधिक लचीला है और ना ही अत्यधिक या अनम्यतापूर्वक है। तो संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो संविधान को संसद के द्वारा संविधान पर कानून बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है जब उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत एवं सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है। साथ ही कुछ अन्य प्रावधान भी हैं। तो अन्य प्रावधान जानने समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से हैं। प्रावधान उपरोक्त विधि द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान संशोधन विधेयक लाने की शक्ति केवल संसद में नहीं थे, राज्य विधानसभाओं में नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द यद्यपि हमें संविधान को इतना दृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व तो नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यद्यपि आप कुछ भी कठोर हैं, स्थायी बनते हैं तो आप राष्ट्र के विकास, जीवन के विकास आदि को रोक देते हैं। किसी भी स्थिति में हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसका पालन नहीं किया जा सके। जब विश्व में अशांति है तब हम अत्यंत तीव्र संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और जब हम जो आज करते हैं संहिता वह भविष्य में पूर्णतः लागू नहीं होता। अब देखिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका तात्पर्य है संविधान की प्रभुता भारत के लोगों में निहित है। संवैधानिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं को प्रशासित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च अधिकारी एक निश्चित समय अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति मात्र 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। हालांकि भारत एक संप्रभु गणराज्य देश है। हमारे ऊपर किसी भी देश के
किसी भी तरह का कानून फॉलो नहीं किया जा सकता। और हमारी जो सरकार है यह संप्रभु सरकार और संप्रभुतापूर्ण गणराज्य है भारत। फिर भी इसकी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी है। इसकी प्रमुख ब्रिटिश सामग्री है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता एक संप्रभु गणराज्य के रूप में उसकी स्थिति में समझौता नहीं करती, क्योंकि राष्ट्रमंडल मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रों की एक संस्था है। ब्रिटिश सामग्री इस संस्था की मात्र प्रतीकात्मक प्रमुख है। तो देखिए, हमने लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ लिया है और अब हम सरकार का संसदीय स्वरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है। तो भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप निम्नलिखित है। तो भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। भारत में ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। तो क्या है वह? भारत में ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक प्रणाली। इस प्रणाली में कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यह सत्ता में केवल तब तक बनी रहती है जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक जो संवैधानिक प्रमुख तो वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। और विदेशों में जितने भी कार्य किए जाते हैं तो भारत देश में सारे कार्य प्रधानमंत्री के नाम से किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन विधायिका से ही किया जाता है। इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो देती है तो यह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। और अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो नाम मात्र का कार्यकारी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यकारिणी की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यों में भी सरकार संसदीय प्रकृति की होती है। संसदीय संप्रभुता एवं भारतीय संसद की स्थिति। तो देखिए किस प्रकार से भारत में संसदीय संप्रभुता एवं भारतीय संसद की क्या स्थिति है। तो देखिए, संसदीय संप्रभुता को संसदीय सर्वोच्च एवं विधायी सर्वोच्चता के रूप में भी जाना जाता है। यह संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाती है जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है तथा यह नया कानून बना सकती। तात्पर्य यह है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं करती जो भविष्य में स्वयं संसद द्वारा संशोधित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कानून को खारिज नहीं कर सकती। जो संसद कानून बना सकती है उसको न्यायपालिका कानून को खारिज नहीं कर सकती, अर्थात संसद द्वारा पारित किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया है और अब हम विभिन्न इसके सिद्धांत ये सब हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसकी विशेष संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण भी कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया है, तो आप देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग। अगले दिन हम पढ़ेंगे संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।